हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क्यूमिनियम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। अगर किसी भी एग्जामिनर को क्वांटम मैकेनिक्स में से अगर क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे जो कॉमन कंसेप्ट है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक श्रोडिंगर इक्वेशन है, एक ऑपरेटर है और एक आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। सबसे कॉमन अगर है तो ये तीन कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू ये एक तरह से एक कंडीशन है। क्या है? कंडीशन। अब कंडीशन क्या है? ए साई इक्वल्स टू लेमडा साई। अब यहां पर देखिए, ये जो इक्वेशन मैंने रिप्रेजेंट करी है ए साई इक्वल्स टू लेमडा साई, इसके नोटेशन चेंज भी हो सकते हैं। चेंज का मतलब ए की जगह कोई दूसरा ऑपरेटर मेंशन कर सकता है या लेमडा की जगह कुछ और लिख सकता है। इसका मीनिंग एक है। अब मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी फंक्शन पर ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हो, मतलब ये फंक्शन है और ये ऑपरेटर है, इस फंक्शन पर आप ऑपरेटर से ऑपरेट करा रहे हो, तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, तो रिजल्ट में क्या है, आपके सेम फंक्शन आपको मिल रहा है, साथ के साथ आपको एक कांस्टेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कांस्टेंट। तो अगर ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर आप किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर से ऑपरेट कराते हो और रिजल्ट में आपको वही फंक्शन मिले, साथ में एक वैल्यू मिले जो कि क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट हो, तो ये जो कंडीशन है इसको आप कहते हो आइगन फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर लैम्डा जो है उसकी मस्ट से मस्ट कंडीशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये वेरिएबल हुआ तो फिर ये आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है। लैम्डा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसको आप आइगन वैल्यू कहते हो। ये आइगन वैल्यू तभी कहलाएगी जब ये वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये आइगन वैल्यू नहीं कहलाएगी और ये इक्वेशन आइगन इक्वेशन या आइगन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है। ये आपके आइगन फंक्शन है, सॉरी ये आइगन फंक्शन है और ये आपके क्या है, आइगन वैल्यू है। अब यहां पर एक चीज और है कि कोई भी फंक्शन हमेशा आइगन फंक्शन होना ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है ऑपरेटर कौन सा है। ठीक है। तो ऐसा कोई रट नहीं सकते कि ये आपके आइगन फंक्शन है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा कौन से ऑपरेटर की बात हो रही है। ऑपरेटर के रेफरेंस में या ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि वो आइगन फंक्शन है या नहीं। तो ये आइगन फंक्शन हो गया, ये आइगन वैल्यू हो गई और ये ऑपरेटर हो गया। ठीक है। यहाँ पर मस्ट कंडीशन क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। अभी हम इसको इक्वेशन से देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए, साई क्या है, आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए। अब यहां पर क्या होता है कि ये इक्वेशन तो डायरेक्ट नहीं पूछिए, वो एग्जाम में क्या करता है, एक आपको इक्वेशन देगा या एक फंक्शन देगा, फिर कहेगा कि इसका आइगन वैल्यू क्या होगी, या वो ऐसे कहेगा कि इनमें से कौन सा आइगन फंक्शन है, कौन सा आइगन फंक्शन नहीं है फलाना ऑपरेटर के लिए, मतलब एग्जाम्पल देगा। तो यहां पर आपको कुछ इक्वेशंस या हम कहें डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। जरूरी नहीं डिफरेंशिएशन हो, अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आरपीएससी ने पूछे वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पूछे। तो यहां पर मैंने कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं, जैसे डी बाई डी एक्स क्या एक तरह से डिफरेंशिएशन है, तो ये ऑपरेटर हो गया। ये जो है ये आपके क्या है, ऑपरेटर हो गया। डी बाई डी एक्स क्या हो गया, ऑपरेटर। और यहां पर मैंने फंक्शन क्या लिया है, एक्स की पावर एन। क्या लिया है, एक्स की पावर एन। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब यहां पर एक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, वेरिएबल है। अब जब आप एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, एन जो है वो आगे आ गया। ठीक है। जो भी पावर है एन, एन का मतलब क्या है कि कोई वैल्यू है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से, इंटीजर आप कह सकते हो। तो x की पावर n है तो n आगे आ गया और x की पावर n माइनस 1, ये आपके नॉर्मल एक इक्वेशन हो गई डिफरेंशिएशन की। अब यहां पर क्या है, देखिए ये मैंने एक नॉर्मल इक्वेशन लिख दी। अब मैंने आपको बता दिया कि n क्या है, एक इंटीजर है। अब अगर आपसे कोई कहे, जैसे मान लो मैंने कह दिया n की वैल्यू 0 है, क्या है, n की वैल्यू 0, और किसी की भी वैल्यू 0 होती है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं n को 0 कर दूं तो आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1। लेकिन किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0 से, तो वो 0 ही आएगा। इसका मतलब अगर मैं x की पावर 0 कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या है, 1 है। 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा। अब यहां पर अगर मैं x की पावर 1 करूंगा, n की वैल्यू 1 कर दूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 मतलब 0 मतलब 1 आ जाएगा। तो अगर मैं सिंपल x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1। अब जैसे मान लो मैंने क्या कहा कि अगर मैं स्क्वायर कर दूं, यहां कर देता हूं, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ये मैं कर रहा हूं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n क्या है, 2 है, n क्या है
2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर n माइनस वन, 2 माइनस वन मतलब 1, तो ये आंसर आ गया 2x। तो ये आपके जो फॉर्मूला है इससे आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर पावर 3 करता, जैसे मान लो इसको मैं 3 कर दूं, तो ये आगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा 3, और x की पावर n माइनस वन, तो 3 माइनस वन क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहां पर आपको एक चीज जो नोटिस करनी है वो ये है कि जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो जैसे मान लो मैं इसी की बात कर रहा हूं कि dx की पावर 3 बाई dx, तो वहां पर आप देखोगे आगे जो है वो कांस्टेंट तो है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन जो आपको आगे मिल रहा है फंक्शन वो एक्स स्क्वायर है, जबकि यहाँ x की पावर 3 है। इसका मतलब सेम फंक्शन नहीं मिल रहा, साई है तो साई नहीं मिल रहा। तो इस केस में आप क्या देखोगे x की पावर n है, लेकिन रिजल्ट में x की पावर n माइनस वन है, मतलब सेम फंक्शन नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये जो है ये आइगन फंक्शन नहीं है, x की पावर n जो है वो आइगन फंक्शन नहीं है। किसके लिए? डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के लिए। और ये आइगन फंक्शन नहीं है तो फिर आइगन वैल्यू का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये एक इक्वेशन हो गई। तो कहने का मतलब है अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये भी पता रहे कि कौन आइगन फंक्शन है और कौन आइगन फंक्शन नहीं है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है वो भी साथ में आ रहा है। अब सेकंड मैंने इक्वेशन क्या ली, डी बाई डी एक्स और ई की पावर एक्स। अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको केवल ई की पावर एक्स मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर लैम्डा तो है ही नहीं, अब क्या करें? तो लैम्डा नहीं है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो मतलब वन है। क्या है? वन है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि 1 ई की पावर एक्स, एक ही बात है भाई, मल्टीप्लाई में आप 1 कह सकते हो। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि अगर आपने क्या करा, डी बाई डी एक्स करा, किसका? ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स क्या हो गया? फंक्शन हो गया। डी बाई डी एक्स क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। अब जब आप इस फंक्शन पे आपने ऑपरेटर से ऑपरेट कराया तो रिजल्ट आपको मिला ई की पावर एक्स। अब ये जो आपको वैल्यू मिली साथ में कांस्टेंट में 1 मान लेता हूं, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? कांस्टेंट मिल रहा है, साथ में वही फंक्शन मिल रहा है जो आपके पहले था। तो ये आपके आइगन फंक्शन की इक्वेशन हो गई। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि डी बाई डी एक्स जो है ऑपरेटर है और ई की पावर एक्स क्या है? आइगन फंक्शन है। अब यहां पर वो आपसे पूछ ले आइगन वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे कि जो एक है ये आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो इस टाइप से एग्जाम में पूछते हैं। वो क्या पूछेगा कि या तो ये पूछ लेगा कि भैया आइगन इक्वेशन है या नहीं है, आइगन फंक्शन है या नहीं है, या वो कहेगा इसके लिए, मतलब उसने पहले ही कह दिया कि आइगन फंक्शन है डी बाई डी एक्स, किसका? ई की पावर एक्स का, इसके लिए आइगन वैल्यू बताओ। तो अब आपको वो कह रहा है आइगन वैल्यू बताओ, इसका मतलब उसने मान लिया कि ये क्या आइगन फंक्शन है, उसकी आइगन वैल्यू आएगी। तो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि आइगन फंक्शन है या नहीं, और या फिर मान लिया कि है तो आइगन वैल्यू पूछता है। वो मैक्सिमम केस में आइगन वैल्यू पूछता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगी? वैल्यू 1। अब ये आपको अगर ध्यान है या पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, मुश्किल से 5-6 फॉर्मूले हैं। 5-6 भी अगर आप देखेंगे तो 4-5 ही मान लीजिए, और वो आपने ढंग से समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर मैं आपको फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्म में क्यों लिखवा रहा हूँ, एक्स की पावर एन के फॉर्म में क्यों लिखवा रहा हूँ, वो मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि कई बार हम रट लेते हैं कि भाई मुझे डी एक्स बाई, मतलब इसकी एक्स की पावर 1 होती तो वो तो मैंने याद कर लिया, पावर 2 है वो मैंने याद कर लिया, अब पावर 3 आ गई तो आप सोचोगे तो मैंने याद ही किया, लेकिन आपने कॉमन फॉर्मूला याद कर लिया, उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपके था डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, तो आपके कांस्टेंट आ गया 1। अब यहां पर मैंने क्या करा, दूसरा एक इक्वेशन ले ली, डी बाई डी एक्स और ई की पावर क्या है? एक्स की पावर एन, मतलब ई की पावर पहले केवल एक्स थी, अब ई की पावर एक्स तो है और साथ में पावर एन है, मतलब एक्स की पावर भी दे रखी है। क्या दे रखी है? एक्स की पावर दे रखी है। पहले एक्स की पावर कुछ नहीं थी, इसका मतलब एक्स की पावर कुछ नहीं का मतलब 1 थी। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं का मतलब क्या थी? पावर 1 थी। अब यहां पर जब ये कॉमन फॉर्मूला आ गया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर एक्स की पावर एन। अब देखा जाए तो ये फॉर्मूला इसकी जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट ये वाला पढ़ सकते थे। अब आप बोलोगे सर आपने तो जबरदस्ती हमको ये वाला भी याद करा दिया, अब ये वाला भी आप कह रहे हो। वो मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगर आप ये फॉर्मूला याद करते तो ये कॉमन फॉर्मूला है। कॉमन फॉर्मूले का मतलब अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे करना क्या है? एन की वैल्यू 1 रखनी है। तो जब आप एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एन 1 माइनस 1 0, और एक्स की वैल्यू 0, मतलब ये पूरा क्या हो गया? 1 हो गया, और ये क्या हो गया? ई की पावर एक्स। तो यही आ गया रिजल्ट। कहने का मतलब ये याद करोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन अब ये मैंने अलग से क्यों लिखवाया है? क्योंकि केवल ये याद रखोगे तो उससे क्या होगा कि आपको पावर जब एक्स की कुछ नहीं दे रही तब तो आप कर लोगे, लेकिन अगर पावर कुछ और दे दी तो क्या होगा? अब मान लीजिए इस केस में मैं सॉल्व करता हूं पावर 2 मान के, डी ई की पावर एक्स स्क्वायर,
और ये हो गया डी बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब डी बाई डी एक्स और ई की पावर एक्स का स्क्वायर। अब इसको मुझे इसका रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट क्या आएगा, पहले तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद चेक करेंगे कि आइगन इक्वेशन है या नहीं, और आइगन इक्वेशन है तो आइगन वैल्यू क्या है, पहले डायरेक्ट आइगन वैल्यू पे नहीं जाना है। अब यहाँ पर n जो है, n का मतलब x की पावर कितनी है, 2, तो ये मैंने लिख दिया 2, x की पावर क्या है n माइनस वन, अब 2 में से -1 करूंगा तो 1 रह जाएगा, तो मैंने x छोड़ दिया, और e की पावर x की पावर n, मतलब ये एज इट इज आ गया। अब यहां पर सबसे मेन कंडीशन क्या थी, ये वाली, कि आपके जो सेम फंक्शन आपको दिख रहा है e की पावर x की पावर n, ये आपको दिख रहा है, ये मैंने ले लिया e की पावर x की पावर 2, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इससे आगे जो लिखा हुआ है क्या वो कांस्टेंट है, अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन ये x आ गया, और x जो है वो वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये आपके आइगन इक्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर केवल डी बाई डी एक्स आता है और ई की पावर एक्स आता है, तो वो तो आपके आइगन फंक्शन है, आइगन इक्वेशन है, लेकिन अगर पावर एक्स की 1 से ज्यादा हो गई, अब वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो फिर वो आइगन इक्वेशन नहीं होगी, वहां आइगन वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसी को अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम रट लेते हैं एक फॉर्म को, उससे थोड़ा सा डिफरेंट आ गया तो फिर आप बोलोगे कि सर ये तो आपने बताया नहीं था। तो यहाँ पर हर वैरायटी मैंने ले ली है। अब देखिए ई की पावर एक्स की पावर एन हो गई, अब यहाँ पर मैंने क्या करा, डी बाई डी एक्स ई की पावर के एक्स की पावर एन, तो इसमें कुछ नहीं करा, मैंने एक्स के आगे कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट क्या कह दिया मैंने, के। तो अब जो आपके इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, एन के, भाई जो रिजल्ट था एन एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर एक्स की पावर एन, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो के था वो आपके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर एन के एक्स की पावर एन माइनस वन, और e की पावर क्या हो जाएगी, के एक्स की पावर n। तो यहां पर जैसा था वैसे का वैसा आपको मिल गया, लेकिन यहां पर ये दे रखा है। अब ये देने से होगा क्या, कि अगर आपके पावर 1 है, क्या है, पावर 1 है, मतलब n की वैल्यू 1 है, तो ये n हट जाएगा, तो n हट जाएगा तो ये केवल kx रह जाएगा। इसको अगर हम यहां सॉल्व करें, चलो यहां लिख के देखते हैं कि ये e की पावर kx है, n को मैंने 1 मान लिया, तो जब ये e की पावर kx है तो क्या आएगा, n k x की पावर n माइनस वन। अब n तो 1 है तो ये 1 हो गया, k आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k। उसके बाद x की पावर 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, और e की पावर क्या आ जाएगी, kx आ जाएगी, ये रिजल्ट आएगा। यहां पर करके बता देता हूं अलग से, d बाई डी एक्स ई की पावर k x, n की वैल्यू मैंने 1 मान ली, ठीक है। अब जब n की वैल्यू मैंने 1 मान ली तो ये क्या हो जाएगा, n का मतलब 1, k x की पावर n माइनस वन, मतलब 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर k x की पावर n तो 1 है ही, ये आपके रिजल्ट आ गया। तो अब आप क्या देखेंगे कि जो आपके आइगन फंक्शन है e की पावर k x, वो एज इट इज आपको मिल रहा है, और साथ में आगे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है k, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं कि k ही होना चाहिए, कुछ और कांस्टेंट भी दे सकता है नोटेशन के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वो आपसे पूछे कि भाई d बाई डी एक्स और e की पावर kx से बताओ आइगन वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, k। अब देखिए इसी को मैंने दूसरे फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। तो देखो e की पावर k की पावर x की पावर n है, सेम मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें मैंने केवल क्या चेंज करा कि k की जगह मैंने a लिख दिया, क्योंकि एग्जाम में a के फॉर्म में पूछ रखा है। तो अगर मान लो आप k के फॉर्म में याद कर रहे हो, फिर a के फॉर्म में आ गया, तो आप बोलोगे ये तो हमने याद ही नहीं किया था, नोटेशन चेंज कर रखा है, ठीक है, तो a कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे रिजल्ट सेम है, n k था n a हो गया, x की पावर n माइनस n है, x की पावर n माइनस n हो गया, e की पावर k x की पावर n, तो e की पावर a x की पावर n सेम हो गया। मतलब ये आपके जो है ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो रिजल्ट सॉल्व करा है वो पावर 1 के लिए करा है। किसके लिए करा है, पावर 1 के लिए। अगर पावर 1 की जगह 2 ले लें, इस केस में अगर मैं पावर 1 की जगह 2 कर दूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 कर दिया, तो फॉर्मूला क्या है, n, पहले n आएगा आगे, मतलब पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे लिख रहा हूं 2 आ जाएगा। उसके बाद k तो आना ही है, तो क्या आ गया। उसके बाद x की पावर n माइनस वन, तो n की वैल्यू क्या है, 2, 2 माइनस वन क्या हो जाएगा, 1, मतलब केवल x रह जाएगा। और एज इट इज रिजल्ट है e की पावर k की पावर e की पावर k x की पावर n, ये आ गया।
तो e की पावर k x की पावर n तो एज इट इज है जो फंक्शन था, लेकिन n का मतलब 2। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये x आ गया जो कि क्या है, वेरिएबल है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, वो ये निकल रहा है कि अगर x की पावर 1 है, मतलब केवल x लिखा हुआ है, तब तो वो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, उसकी आइगन वैल्यू आएगी। लेकिन अगर x की पावर 1 से ज्यादा हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो फिर वो आइगन इक्वेशन नहीं रहेगी, आइगन फंक्शन की तरह वो बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, ये कंक्लूजन है इस चीज का। अब बाकी आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्म, ये तो खैर ये डिफरेंट फॉर्मूला है, ये आइगन इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला कहो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला कहो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला कहो। अब उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला भी कह सकते हो, सेम ही है। अब यहां पर मैंने एक और थोड़ा सा नया फॉर्मूला ले लिया, इसमें केवल क्या हो गया, के तो था ही, साथ में एक आयोटा आ गया, और आगे मैंने प्लस माइनस लगा दिया, मतलब वो e की पावर जरूरी नहीं है प्लस में दे, माइनस में भी दे सकता है। तो ये प्लस माइनस है। अब यहां पर ऊपर वाले से फर्क क्या है कि केवल जो i है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कैसे, यहां पर n k था, तो ये क्या हो गया, n i k हो गया, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, e की पावर जो थी एज इट इज आ जाएगी। मतलब आप चाहो कहो तो केवल x की पावर n कहो तो भी चलेगा, आप आगे k लगा दो तो भी चलेगा, और आप आगे i लगा दो तो भी चलेगा, केवल वो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। यहां पर आपने x की पावर n लगाया तो केवल n आया, k था तो k मल्टीप्लाई हो गया, i था तो i और k मल्टीप्लाई हो गया। बाकी ओवरऑल यही है, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, बाकी ये मल्टीप्लाई में आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर x की पावर 1 है तो आइगन फंक्शन होगा, x की पावर 1 से ज्यादा है तो आइगन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये सारे हमने सॉल्व कर लिए, ये एग्जाम में सब पूछे गए। अभी हम मैंने यहाँ लिख रखे मेंशन कर रखे हैं कि एग्जाम में कौन कौन से पूछे गए, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे कि एग्जाम में कौन कौन से पूछे गए। अब देखिए आगे कुछ और डिफरेंट फॉर्मूले दे रखे, मैक्सिमम जो पूछे गए वो एक्सपोनेंशियल की पावर या e की पावर में पूछे गए। ठीक है, अब आगे क्या फॉर्मूले दे रखे हैं, d/dx ln x, नेचुरल लॉग कहते हैं ln को। अगर नेचुरल लॉग दे रखा है और उसका आपने डिफरेंशिएशन करा है तो क्या आएगा, ये आएगा 1/x। अब ये 1/x जो आ रहा है, क्या ये आपके आइगन फंक्शन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या आइगन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? अब आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि जो फंक्शन है ln x है, लेकिन जो रिजल्ट है वो ln x नहीं है, 1/x है। तो यहां पर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई ln x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, तो वो इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कॉमन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद ये सबसे, ये तो आपके एक्सपोनेंशियल वाला हो गया, ये लॉग वाला हो गया। इसके बाद sin x और cos x कॉमन है, ये पूछ लेते हैं, d/dx sin x। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, साइन का cos होगा, cos का साइन होगा, एक प्लस का प्लस रहेगा, एक प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos आएगा, cos का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन आएगा, ये फर्क है बस। साइन का cos, cos का माइनस साइन, साइन का cos, cos का माइनस साइन। तो यहां पर आपने डिफरेंशिएशन करा साइन का d/dx sin x, तो क्या आ गया cos x। यहां पर आपने डिफरेंशिएशन करा d/dx इसका cos x का, तो ये आ गया माइनस sin x। ये आपको ध्यान रखना है बस, साइन का cos, cos का माइनस साइन, याद हो जाएगा। अब यहां पर क्या है कि अगर साइन x दे रखा होता तो cos x आ जाता, लेकिन मैंने आगे a लगा दिया। a क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट दे रखा है तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट में क्या करना है कि जो दे रखा है एज इट इज तो लिखना ही है। साइन का cos x, साइन x था तो cos x था, तो साइन ax है तो cos kx तो आएगा ही आएगा, cos ax तो आएगा आएगा। लेकिन जो कांस्टेंट है वो आगे मल्टीप्लाई हो गया, जो कांस्टेंट है वो आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही d/dx cos ax, cos का क्या आएगा, माइनस साइन ax, तो ये माइनस साइन ax आ गया, जो कांस्टेंट था वो आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये a कांस्टेंट को बता रहा है, अब जरूरी नहीं है कि a ही हो, k भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसको उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या है कि ये सिंपल d/dx था, अगर मैं d²/dx² कर दूं तो यहां पर इसका मतलब ये है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d/dx डॉट d/dx, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करो, जो रिजल्ट आए उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करो। तो इससे होगा क्या, मैंने क्या करा, d²/dx² कर दिया। तो अब मुझे साइन का डिफरेंशिएशन करना है 2 बार, साइन x का, तो एक बार तो मैं यहां से कर लेता हूं, d/dx इसका साइन x का,
तो एक बार डिफरेंशिएशन करने से क्या आ गया cos x। अब cos x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा, ये रहा, क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। इसका मतलब अगर मैं साइन एक्स का 2 बार करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा माइनस साइन एक्स, ये रहा। अब यहां पर ये जो कंडीशन है, देखिए ये वाली तो आपके आइगन की कंडीशन नहीं थी, क्योंकि साइन की जगह आपको क्या मिल रहा था, कॉस मिल रहा था। लेकिन अगर आप स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो यहां पर क्या हुआ माइनस साइन एक्स। अब यहां पर ये साइन एक्स है तो ये साइन एक्स है, साथ में माइनस है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसके लिए आइगन वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए आइगन वैल्यू होगी -1। बात समझ आ रही है? इसके लिए आइगन वैल्यू क्या होगी -1। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही कॉस का ले लिया। अब साइन के केस में क्या था, साइन में पहले कॉस प्लस में आ रहा था लेकिन कॉस का बाद में माइनस आ रहा था। अब इसके केस में क्या हो जाएगा, पहले माइनस आ जाएगा और फिर माइनस तो कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का कॉस होगा तो माइनस तो रहेगा। तो यहां पर आपने कॉस का करा तो क्या आ गया माइनस कॉस एक्स आ गया। तो सेम टू सेम यहां पर भी क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। अब ये सारे कॉमन फॉर्मूले हो गए। अब एग्जाम में जो पूछे गए वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। एग्जाम में क्या पूछा गया है, डी बाई डी एक्स है e की पावर ax है, बताओ आइगन वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल सा, अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये e की पावर ax है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला a के फॉर्म में भी लिखवा रखा है, जबकि नॉर्मली k के फॉर्म में हम पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम में a के फॉर्म में था तो मैंने लिखवा दिया। अब यहाँ पर क्योंकि केवल इसने e की पावर ax पूछा है, x की पावर नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। n की वैल्यू क्या करोगे आप, n की वैल्यू 1 मान लोगे, तो ये 1 रह गया। अब a जो है वो आगे आ गया, x की पावर 1 - 1 मतलब 0 आ गया, और e की पावर ax आ गया, सिंपल सा। तो ये हो गया a e की पावर ax, ठीक है। इसको आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, kx था, पावर कुछ नहीं है तो सिंपल आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए कैसे भी कर लीजिए, आप जितने फॉर्मूला याद करना चाहें वो आपकी इच्छा है। अगर आपको ज्यादा याद करने से आसान पड़ रहा है तो ज्यादा कर लीजिए, कम याद करने से आसान पड़ रहा है तो कम कर लीजिए। आपको लास्ट में कंक्लूजन क्या है, आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये आपका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर a कांस्टेंट है और ये एज इट इज फंक्शन मिल गया, तो ये क्या है आइगन वैल्यू है। तो आइगन वैल्यू क्या है a, ठीक है। दूसरा दे रखा है डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x। अब यहाँ पर a जो है, मैंने क्या कहा था, a कांस्टेंट को बता रहा है। अब आप चाहे k कहो वो भी कांस्टेंट है, चाहे a कहो वो भी कांस्टेंट है। अब जरूरी थोड़ा ना वो a ही दे या k ही दे, कुछ और दे दे, जैसे इसे 2 दे दिया। अब 2 जो है वो इसकी पावर नहीं है x की, वो पहले लिखा हुआ है, तो वो एक तरह से कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सेम, जैसे a e की पावर ax था, वैसे a क्या है 2 है, e की पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई आइगन वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। आई थिंक बहुत ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। अब यहां पर ये पूछ लिया, अब देखिए ये थोड़ा सा आपको लगा ये क्या भयानक सा पूछ लिया। अब इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको करना डिफरेंशिएशन ही है। आगे जो है वो केवल मल्टीप्लाई के लिए आ जाएगा साथ में, बाकी और कुछ नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई वाला पार्ट पहले लिख देता हूँ, माइनस आयोटा एच, ये ब्रैकेट में कर दिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। माइनस आयोटा एच मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब आप इसको देखो ही मत। अब क्या दिख रहा है आपको, डी बाई डी एक्स, क्या दिख रहा है डी बाई डी एक्स, और ई की पावर आयोटा के एक्स। अब ई की पावर आयोटा के एक्स यहाँ लिखवा रखा है मैंने आपको, आयोटा, क्योंकि फिर आप सोचोगे ये क्या आ गया नया फॉर्मूला, इसलिए मैंने आयोटा भी लिखवा दिया। अब आयोटा क्या है, कुछ नहीं है, इसको आपको सेम फॉर्मूला सॉल्व करते हैं वैसे करना है, प्लस माइनस जो भी है वो आपने मेंशन कर दिया। अब एन आई, अब देखिए एन तो क्या है यहाँ पर 1 है, तो एन छोड़ देते हैं, आयोटा, उसके बाद क्या है के लिख देते हैं, उसके बाद क्या है एक्स की पावर n - 1, तो एक्स की पावर 1 - 1 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। और e की पावर साथ में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जो भी दे रखा है, प्लस में दे रखा है, तो ये हो गया आयोटा के एक्स एज इट इज, ठीक है। अब यहां पर ये रिजल्ट आ गया। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट या अच्छा क्वेश्चन क्यों बन जाता है, क्योंकि आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आयोटा जो होता है वो इमेजिनरी नंबर को बताता है, एक तरह से -1 होता है ये, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप +1 का स्क्वायर करोगे तो भी बनाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी बनाएगा, लेकिन आप ऐसा क्या वैल्यू लो कि इसका स्क्वायर माइनस में आ जाए, तो आयोटा इमेजिनरी वैल्यू को बताता है। तो इसका जो वैल्यू होती है वो -1 होती है रूट में, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं आयोटा का तो ये आ जाएगा -1। तो यहां पर ये क्या हुआ, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो जब आप आयोटा आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, और माइनस माइनस से साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब ये ओवरऑल हो गया प्लस में, तो ये हो गया एच के, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 ले ली तो आयोटा हट गया यहाँ पर, एच के ई की पावर आयोटा के एक्स,
अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है, उसने पूछा आइगन वैल्यू बताओ। अब आइगन वैल्यू में कहीं भी आई नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एच के, ये ऑप्शन मिल सकता है। या फिर अगर मान लो वो थोड़ा सा दिलदार होता कि भाई आपको ज्यादा परेशान नहीं करना है, तो वो आयोटा को हटाता नहीं, तो आयोटा को नहीं हटाता तो माइनस आयोटा स्क्वायर और ऐड हो जाता, एच के ई की पावर आयोटा के एक्स ऐसे। लेकिन वो एक्चुअल में आपसे पूछना ही यही चाह रहा है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। ये आपके आंसर आ गया। तो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं आइगन वैल्यू पे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर क्वांटम में से पहला क्वेश्चन बनेगा तो आपके तीन पॉसिबिलिटी है, या तो श्रोडिंगर इक्वेशन से बनेगा, या आपके ऑपरेटर में से बनेगा, या फिर आपके आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन में से बनेगा। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन से रिलेटेड हमने सारे फॉर्मूले देख लिए। अब कुछ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब केवल फॉर्मूले और इक्वेशंस ही है, ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी है, कई बार स्टेटमेंट के तौर पर एग्जाम में आते हैं। और आजकल आरपीएससी असर्शन और रीजनिंग पूछ रही है, तो उसके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। The eigenvalue of quantum mechanical operator must be real and never imaginary। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये बहुत, क्योंकि आइगन जो इक्वेशन है उसका एक तरह से आउटकम कहें या उसका जो रिजल्ट कहें वो यही है। रिजल्ट क्या है कि जैसे एक हम क्वांटम पढ़ते हैं, तो हम जैसे कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो शेल है उनकी एनर्जी फिक्स होगी। तो वो फिक्स एनर्जी आती कहां से है, वो आती है आइगन इक्वेशन से। किससे आती है, आइगन इक्वेशन से। आइगन इक्वेशन का मतलब कि आपके वही वैल्यू पॉसिबल है जो आइगन इक्वेशन को फॉलो कर रही है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, या इसको आप ऐसे समझिए कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी, एच साई इक्वल्स टू ई साई, ये आपको ध्यान हो तो ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी। अब एच साई ई साई है क्या है, एच एक्चुअल में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो ये इक्वेशन जब फॉलो होगी तो उस केस में जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या है, वैलिड है। इसका मतलब एनर्जी की रैंडम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एनर्जी की वही वैल्यू पॉसिबल है जो आइगन इक्वेशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए ऑपरेटर हो गया, या आइगन फंक्शन होगा, या आइगन वैल्यू होगी, तो वही वैल्यू वैलिड होती है जो आइगन इक्वेशन को फॉलो करती है। अब इसको वापस से पढ़ते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मस्ट बी रियल एंड नेवर इमेजिनरी। अब ये कह रहा है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, तो जो हम नॉर्मली फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए एक ऑपरेटर काम में लेते हैं, जैसे हमने मोमेंटम के लिए लिया, एनर्जी के लिए लिया, तो वो आपके फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है। तो उसके लिए जब हम आइगन वैल्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, तो जब क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के आइगन वैल्यू की हम बात करें, मस्ट बी रियल एंड नेवर बी इमेजिनरी, तो ये हमेशा रियल होनी चाहिए। इसका मतलब जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो वैल्यू रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एनी वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन। तो यहां पर ये स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है, एनी वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जब आपके एक से ज्यादा वेव फंक्शन है तो उसको आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शंस, इस स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपके दे रखा है, द आइगन फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, और साई जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, या हम कह सकते हैं कि वेव को बता रहा है। तो अब यहाँ पर जब उसका रिजल्ट आप निकालते हो, तो वहां पर रिजल्ट क्या निकला है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है उसका ओवरऑल एरिया क्या आया। तो वो जो ओवरऑल एरिया डिसाइड होता है उसी को तो आप ऑर्बिटल कहते हो। ऑर्बिटल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है नाभिक के चारों तरफ, वो किस क्षेत्र में है, वो आपका ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, आइगन फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, आइगन फंक्शन है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये भी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ रखा है। तो देखिए क्वांटम जो चैप्टर है थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें जब आप न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे या जो इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ज्यादा इजी है, लेकिन जब इस टाइप से स्टेटमेंट आएंगे तब आपको लगेगा ये ज्यादा टिपिकल है। क्यों, उसका कारण क्या है कि फॉर्मूला तो एक बार आपने याद कर लिया, रट लिया, आपको समझ में नहीं आया तो भी रट लिया आपने, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो आपके क्या है कि जो एग्जाम में आ गए वो तो अच्छी बात है, वो आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर कोई नया स्टेटमेंट आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बहुत लिमिट नहीं है स्टेटमेंट की, तो अगर आप डिटेल में या डेप्थ में पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो इसलिए ये है कि टू द पॉइंट एग्जाम में जो जो स्टेटमेंट आए हैं, जो जो फॉर्मूले आए हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करें। तो अगर आप ये भी पढ़ के जाएंगे तो 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आइगन फंक्शन ये हो गया। अब आगे कह रहा है एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो देखिए एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझ लो कि कोई वैल्यू है जो 0 से स्टार्ट हो रही है और 2 पे खत्म हो रही है। 0 से स्टार्ट हो रही है और 2 पे खत्म हो रही है, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो कोई भी फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, उसके ऑपरेटर के लिए हम जब ये कंसेप्ट लगाते हैं द एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस नोटेशन से कहते हैं, कई बार सिंपली भी कह देते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, हालांकि कभी पूछा नहीं गया लेकिन आपको याद होना चाहिए। साई स्टार ए साई डीटो अपॉन साई स्टार साई डीटो। अब यहां पर ध्यान रखना है कि टॉ की जगह वो कई बार एग्जाम में नोटेशन चेंज कर देता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब यही मान लेना, स्पेस एलिमेंट कहते हैं इसको। आगे दे रखा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए अगर आपको याद हो, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है इसका मतलब आपने ढंग से वीडियो नहीं देखा है, मतलब जब आप एग्जाम देंगे तब भी आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो एक होता है एवरेज डिस्टेंस और एक होता है बोर रेडियस, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बोर रेडियस मैंने आपको अलग बताई थी और एवरेज डिस्टेंस जो है, जिसको आप एवरेज वैल्यू कह रहे हो या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कह रहे हो, ये मैंने आपको बताया था। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि हाइड्रोजन के लिए बोर रेडियस क्या होगी और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए वो क्या होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम 2014 में आ रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, उसमें आ रखा है। ठीक है, साथ के साथ अदर एटम के लिए क्या होगा उसका भी इसने पूछ रखा है। ग्राउंड स्टेट मानना है आपको, क्या मानना है, ग्राउंड स्टेट। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले प्लस बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर ये आपने कमेंट कर दिया इसका मतलब आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, और अगर आपने कमेंट नहीं करा या आपको आंसर याद नहीं है या सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी सीरियस नहीं है। देखिए तैयारी सभी करते हैं लेकिन सीरियस कौन है वो सिलेक्ट होते हैं। कैजुअली तैयारी हर कोई करता है, कैजुअली का मतलब पढ़ा नहीं पढ़ा, देख लिया एक बार, याद है नहीं है पता नहीं, लेकिन सीरियस वो है जिन्होंने एक बार पढ़ लिया तो वो उनको याद करना ही है, चाहे उसके लिए 10 बार रिवीजन करना पड़े चाहे 20 बार करना पड़े। और तैयारी दो तरह की होती है, एक होता है कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है, ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, लेकिन याद मुझे एग्जाम के टाइम पे कुछ नहीं रहता। दूसरी तैयारी ये होती है कि भाई मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना पढ़ना है, लेकिन याद मुझे उसमें से 100% रहता है, तो सिलेक्ट होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं जो एक मैटर डिसाइड करे मुझे इतना पढ़ना है, लेकिन उसमें से कुछ भी पूछ ले तो एक क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, वो सिलेक्ट होता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, अगर ये आप कमेंट करेंगे तब तो वीडियो बनाने का फायदा है या मज़ा है, वरना तो ऐसा लगेगा कि बस ठीक है भाई टाइम पास हो रहा है, आप भी टाइम पास कर रहे हैं, मैं तो खैर मेहनत कर रहा हूँ, आप टाइम पास कर रहे हैं, तो आपके टाइम पास से आप सिलेक्ट नहीं होंगे। सिलेक्ट अगर होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मेहनत कर रहा हूँ साथ में आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपसे भी करवाऊंगा, इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या है, एक कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताया एक तो होता है ऑपरेटर, एक होती है कंडीशन। जैसे मैंने कहा आइगन फंक्शन की इक्वेशन, तो आइगन इक्वेशन क्या है, कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो वो आइगन फंक्शन है या आइगन वैल्यू है जो भी है। ऐसे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, अब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कब कहेंगे उसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, साई आई स्टार डीटो इक्वल्स टू 1। ये आपके जो स्टार होता है ये आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बताता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बहुत ज्यादा टेक्निकली डेप्थ में मत जाइए, इसको सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि किसी को आपने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, इतना काफी है समझने के लिए। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में मत जाइए। तो ये हो गया साई आई स्टार डीटो इक्वल्स टू 1, इस फॉर्म में लिख सकते हो, या साई स्टार डीटो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये मैं आपको अलग अलग फॉर्म इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। अब आप बोलोगे सर हमने तो ये वाली याद की थी, एग्जाम में तो ये आ गया, हम तो कंफ्यूज हो गए, इसलिए सारी वैरायटी लिख दी मैंने। साई आई स्टार डीटो इक्वल्स टू 1, साई स्टार डीटो इक्वल्स टू 1, साई स्टार साई डीटो इक्वल्स टू 1, मतलब आप स्टार बाद में लगा रहे हो पहले लगा रहे हो चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की। अब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आप उसको ऐसे समझ सकते हो, जो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। ठीक है, नॉर्मल जो कंडीशन है। अब आगे एक
देखो स्टेटमेंट दे रखा है, ये आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। आगे स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इन अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल ओवर अ होल स्पेस इज 1। तो देखिए, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था कि अगर आप ओवरऑल स्पेस की बात करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, एक। तो जो नॉर्मल कंडीशन है, या जो आप कह सकते हो हर्मिशियन कंडीशन है, या जो भी आप कहना चाहो, उसकी कंडीशन क्या है कि ओवरऑल अगर आप स्पेस की बात करोगे और उसमें पाए जाने की प्रायिकता की बात करो, चाहे पार्टिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, वो 1 होगी। अब ये सिंपल से स्टेटमेंट सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेटमेंट है, लेकिन इतने आसान नहीं है, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट या जो टर्म काम में आती है वो कई बार इतनी आसान नहीं होती, समझ में याद भी नहीं होती, तो इसलिए आपको रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे दे रखा है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अब ऑर्थोगोनल जो है वो नॉर्मलाइज्ड का जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। यहाँ पर आपने दोनों आई ले रखे, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, जे। क्या ले लिया, जे। तो ये कह रहा है साई आई साई जे स्टार डीटो इक्वल्स टू 0, या फिर स्टार आप पहले लगा दो, साई आई स्टार साई जे डीटो इक्वल्स टू 0। तो अगर वैल्यू 1 आ रही है तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, अगर वैल्यू 0 आ रही है तो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। इसको आपने मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन, ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन क्या है, साई आई साई जे स्टार डीटो इक्वल्स टू 1। अब ये 1 कब आएगा, जब आई और जे बराबर होंगे तो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। साई आई साई जे स्टार डीटो इक्वल्स टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो 0 आ गया, तो ये क्या ऑर्थोगोनल। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला आपने ये वाला रखा है इतना, अगर 0 आ रहा है तो आप देखोगे कि ये किसके जैसा हो गया, इसके जैसा हो गया, तो ये आपके ऑर्थोगोनल हो गया। अगर 1 आ गया तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो गया। तो एग्जाम में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के फॉर्मूले पूछ रखे, या फिर वो ऐसे कह रखा है कि भाई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इक्वल टू तक देगा, किसके बराबर आएगी, आंसर क्या हो जाएगा, 1। और फिर वो कह दे कि ऑर्थोगोनल है तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का आखिरी टॉपिक है वन डायमेंशनल बॉक्स, या हम कह सकते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का कंसेप्ट क्या है, इस पे भी आरपीएससी काफी क्वेश्चन पूछती है। अब देखिए, 1D बॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने एक तरह से इसको आप पार्टिकल इन अ वेल भी कह सकते हैं। जैसे हमने एक ये वेल ले लिया या बॉक्स ले लिया जहां पर पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल इसके अंदर है। अब इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल 0 है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कमरा है, एक दीवार इस साइड है और एक दीवार इस साइड है। अब मैं जो है इधर जा सकता हूँ, फिर दीवार से टकरा के वापस इधर जा सकता हूँ, मतलब इस कमरे के अंदर मैं क्या हो गया, कैद हो गया। इसका मतलब पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स जो है वो क्या है कि पार्टिकल मोशन कर रहा है। अब अंदर क्योंकि पोटेंशियल 0 है तो वहां तो ये फ्रीली मोशन कर रहा है, लेकिन जैसे ये वॉल के पास जाएगा तो वॉल पर और वॉल के बाहर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, तो ये टकरा के वापस अंदर आ जाएगा। फिर ये जब वापस इधर आएगा तो फिर ये वापस दीवार पे और इनफाइनाइट है, और इस बाहर भी क्या है, इनफाइनाइट है। तो कहने का मतलब पार्टिकल इसके अंदर ही क्या करेगा, मोशन करता रहेगा। यहाँ पर इसने रेंज जो ले रखी है डिस्टेंस की, वो ले रखी है x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू a। कई बार नोटेशन जो होता है वो एक ही जगह कैपिटल L भी आ जाता है। तो यहाँ पर जितने फॉर्मूले हैं उसमें एग्जाम में या तो a के फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, या वो एक ही जगह L भी ले सकता है, कैपिटल L। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्मूला याद रखो तो वहां पर फॉर्मूला मीनिंग के साथ याद होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है नोटेशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एनर्जी लेवल पे, एनर्जी लेवल्स ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो कई बार क्या होता है जब हम टॉपिक सुनते हैं तो हमें हमेशा एक उसकी इमेजिनेशन बना लेते हैं। क्या इमेजिनेशन बना लेते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। इमेजिनेशन क्या है कि इसमें तो इक्वेशन या फॉर्मूले ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। अब देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ रहे हैं, और कौन से यूनिट में पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में, तो नो डाउट वो क्वांटम को फॉलो कर रहा होगा, जब भी तो पढ़ रहे हैं हम। तो क्वांटम मैकेनिक्स का फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है उसकी एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्वांटाइज्ड होगी, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, तभी हम पढ़ रहे हैं, वरना तो हम क्यों पढ़ते क्वांटम में। तो यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट है, एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। अब किसके एनर्जी लेवल, पार्टिकल
एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल भी नहीं है समझने में ना याद करने में। अब देखिए कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब कॉलेज का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बड़े एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम कौन सा है, लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर भी कहते हैं। ये भी कोई छोटा एग्जाम नहीं है, उसमें भी पूछा गया है। और देखिए मजेदार बात, ये भी 14 में पूछा गया, ये भी 14 में पूछा गया, मतलब एक बार एग्जाम में आया, जस्ट उसके बाद रिपीट हो गया। तो कई बार मैं आपको कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, या मैं आपको कहता हूं कि मेरा जो सक्सेस का जो बेसिक फंडा है वो यही है कि प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखिए। उससे दो फायदे हैं, एक तो आपको लेवल पता चलता है कि भाई कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है, दूसरा आपको पता चलता है कि कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये अगर आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता और एग्जाम में आ जाता तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। ठीक है, अब ये 2014 में 2 बार आ गया, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट 2022 में। तो अगर मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े होते, एक बार मान लो ये वाला पढ़ा होता, तो इसमें भी आपका रिपीट हो गया, इसमें भी रिपीट हो गया, फायदा ही फायदा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम बात करें कॉमन, En इक्वल्स टू n² h² / 8 ma²। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मूला हो गया, मैंने आपको बताया एक ही जगह कैपिटल L भी काम में आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला दे रखा है। अब यहां पर क्या है, n की आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि n की वैल्यू क्या है। अब n की वैल्यू क्या है, अगर मैंने 1 ले ली तो n क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो h² / 8 ma²। अब इस पूरी टर्म को मैंने e मान लिया, e का मतलब क्या मान लिया मैंने, h² / 8 ma², ताकि कंपेयर करने में आसानी हो कि एक एनर्जी लेवल दूसरे एनर्जी लेवल से कितने गुना है, कंपैरिजन हम करेंगे। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 2 लूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4h² / 8 ma²। अब h² / 8 ma² मैंने e मान लिया तो ये 4 ही हो गया। ऐसे ही n की वैल्यू मैंने 3 कर दी तो ये हो गया 9h² / 8 ma², इसको 9 ही मान लिया, ये सेट 2012 में पूछ रखा है। ठीक है, उसका 4 मान लिया तो 16h² / 8 ma², 16e हो गया। अब ये मान लो मैंने इस फॉर्म में याद रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2h² / ma² भी हो सकता है, वो हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, वो सिंपल सी बात है, ये 1/2 कर सकते हैं, वो एक अलग, मैंने इसको एक कांस्टेंट फॉर्म में पढ़ा है, ये कांस्टेंट फॉर्म में आपको बताया, h² / 8 ma² आ ही रहा है। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1, 2 है तो 4, 3 है तो 9 और 4 है तो 16। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, एक तो एनर्जी लेवल की डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकते हैं कि भाई n की वैल्यू 1 है तो बताओ एनर्जी क्या होगी, n की वैल्यू 2 है तो बताओ एनर्जी क्या होगी, n की वैल्यू 3 तो बताओ एनर्जी क्या होगी। या फिर ट्रांजिशन के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि भाई वो क्या कर रहा है, 1 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा है या 2 से 1 में ट्रांजिशन कर रहा है, तो बताओ एनर्जी क्या होगी। तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर हमको एनर्जी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ट्रांजिशन होगा 1 से 2, तो 2 - 1 कर देंगे। अब E2 कितना है देख लीजिए, 4E है, और E1 कितना है, E है, तो मैंने 4E - E कर दिया, 3 आ गया। अब E की वैल्यू मैंने वापस से पुट कर दी, h² / 8 ma²। ठीक है, उसके अलावा 3 - 2 मतलब सेकंड से ट्रांजिशन हो रहा थर्ड में, तो 9E - 4E कितना हो गया, 5E, 5h² / 8 ma²। अगर 3 से 4 में ट्रांजिशन कर रहा है तो 16E - 9E = 7E = 7h² / 8 ma²। ठीक है, अब देखिए जब आप पढ़ते हैं कोई चीज तो आपको प्रैक्टिस में कोई चीज आ जाती है और ऐसी नजर पड़ जाती है। नजर क्या पड़ जाती है, हालांकि ऐसा कोई टेक्निकल नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे मेरी नजर पड़ी तो मेरे दिमाग में आ गया। आप चाहो तो आगे उसको चेक कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या गलत है। अब देखिए यहाँ पर आंसर आपको याद करना है, इसका एक तरीका भी है। जैसे ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है और ये 7 आ रहा है। ठीक है, सिंपल ऐसे ही है, क्रॉस चेक कर सकते हैं। निकालना आपको ऐसे ही, सॉल्व ऐसे करना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर कोई चीज आप बार बार पढ़ते हो तो आपके दिमाग में आइडिया कैसे आते हैं। ये 2 और 1 को मिलाओ कितना आएगा, 3। 3 और 2 को मिलाओ कितना आएगा, 5। 4 और 3 को मिलाओ कितना आएगा, 7। ठीक है, इसको आप आगे और भी टैली कर सकते हैं, हो सकता है आगे गलत हो जाए, ये आप चेक करना। ठीक है, चेक करके बताना कि भाई ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा, जो मैंने आपको बताया तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2010 में पूछा गया है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2007 में पूछा गया है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेट में तो कई बार पूछते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको कि जो 1D बॉक्स है उसमें आपके एक एनर्जी पे एक ही एनर्जी लेवल है। इसका मतलब क्या हुआ कि डीजेनरेट नहीं है, नॉन डीजेनरेट है। ये भी एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइज पे तो पूछा ही गया है।
अगर 1D होता है तो वो नॉन डीजेनरेट होता है। ये आप ध्यान रखना, 1D जो है वो क्या है, नॉन डीजेनरेट। मतलब ये हुआ कि एक एनर्जी की वैल्यू पे एक ही एनर्जी लेवल है, लेकिन अगर हम 2D 3D में जाते हैं तो फिर वो डिजेनरेट में आ जाता है। ठीक है, वो आपके इतना हैवी काम का नहीं है, नेट में काफी क्वेश्चन आते हैं उस पर। चलिए, इसके बाद एक ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक बार पूछ रखा है एग्जाम में। साई जो वेव फंक्शन है किसका, वन डायमेंशनल बॉक्स का, वो क्या होता है या उसकी वैल्यू क्या होती है। तो साई इक्वल्स टू √2/a साइन n पाई x अपॉन a। अब लिखने का तरीका हो सकता है कि भाई आप इसको ब्रैकेट में डाल दो, कैसे भी लिख दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा। इसके अलावा जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब एक तरह से आप इसको मिनिमम एनर्जी मान सकते हो कि कम से कम एनर्जी कितनी है, न्यूनतम ऊर्जा। तो कम से कम एनर्जी ये वाली आ रही है, h²/8mA², ये आपकी जीरो पॉइंट एनर्जी हो गई। इसके अलावा जो वेव्स है उस केस में जब हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स जो है, नंबर ऑफ नोड जो है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा। नंबर ऑफ नोड्स अगर आपसे कोई पूछ ले, हालांकि नहीं पूछा गया एग्जाम में, फिर भी पूछ ले, n-1, n की जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें से एक माइनस कर देना, आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ नोड्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ नोड्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में से आरपीएससी ने आज तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए वीडियो में। ठीक है, तो आपके जो 3 वीडियो है क्वांटम के, अगर वो आपने ढंग से देख लिए तो आरपीएससी स्कूल लेक्चर में जो भी क्वेश्चन आएंगे 99% चांस है कि आप वो आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आप कमेंट करते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है, मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई मुझे बच्चे पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।